तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम ऐसे निर्देशक से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी फिल्मों ने फिल्म जगत में तहलका मचा दिया था अपनी कामयाबी से। तो आइए देखते हैं एवी। निर्देशक अनिल शर्मा का जन्म मथुरा, उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माता के.सी. शर्मा के घर 7 मार्च सन 1957 को हुआ। खालसा कॉलेज मुंबई से बीएससी करने के बाद अनिल शर्मा ने बतौर सहायक निर्देशक फिल्म जगत में कदम रखा। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के साथ पति पत्नी और वो, द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। खुद निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म सन 1981 में बनी श्रद्धांजलि थी, जो उनकी अपनी होम प्रोडक्शन थी। उसके बाद उन्होंने सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ हुकूमत और ऐलान जंग जैसी कई हिट फिल्में बनाई, लेकिन गदर की अपार सफलता ने जैसे एक नया इतिहास ही रच दिया। कितना मुश्किल और कितना आसान रहा उनका ये कोशिश से कामयाबी तक का सफर, खुद ही देख लीजिए। तो ये थे डायरेक्टर अनिल शर्मा। आइए अब उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। अनिल जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, बहुत दिन के बाद देखा आपको। आई नो, मैंने भी। आइए, ये आपकी हॉट सीट है। या प्लीज, ज्यादा हॉट तो नहीं है ना? वो तो आप ही बताएंगे। नहीं, ये तो आपके सवाल बताएंगे। हाँ जी, बताइए। तो ऐसे तो मुलाकात बहुत सालों से आपके साथ, लेकिन कभी भी आपसे आपके करियर के बारे में या आपके बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। तो करिए। तो आज ये बहुत अच्छा मौका है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तो फिल्म वर्ल्ड से हैं, आपके फादर फिल्म इंडस्ट्री के ही थे जी। तो बचपन से आपका कुछ फिल्म लाइन से जोड़ रहा, और तो जब आप बड़े हो रहे थे तो फिल्म इंडस्ट्री का कितना इन्फ्लुएंस था आपके ऊपर? देखिए क्या था, मैं हूँ मथुरा का रहने वाला जी। मथुरा में मेरा जन्म हुआ, कृष्ण कन्हैया की नगरी में। तो हमारे घर में एक्चुअली बिल्कुल फिल्म का माहौल नहीं था। मेरे ग्रैंडफादर पंडित डालचंद जोशी जी मथुरा के काफ़ी मशहूर पंडित थे, ज्योतिषी थे, और बहुत रिलीजियस एटमॉस्फेयर था। और बहुत सारे फिल्म वाले लोग मथुरा में मेरे बॉम्बे से ग्रैंडफादर के पास आया करते थे। मसलन गीता दत्त जी, के.एन. सिंह साहब, अभय भट्टाचार्य, उस ज़माने के काफ़ी ये बड़े बड़े मशहूर लोग थे। तो उनके इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। तो हमारी गली में हम रहते थे, होली वाली गली में। तो मैं चुपके से 4-5 साल का था, तो मैं देखता था ये भीड़ इनके पीछे क्यों इकट्ठी होती है। मुझे ये नहीं समझ आता था कि भीड़ का रीज़न क्या है। तो मुझे लगता था कि यार मैं बड़े होकर कुछ ऐसा ही बनूंगा जिनके पीछे ऐसे भीड़ इकट्ठी हो। ये बचपन के एक बच्चे के मन में ये ख्याल आता था। तो बाद में धीरे धीरे पता लगा ये बॉम्बे है, कोई जगह मुंबई बोला करते थे उस वक्त। ये कोई फिल्म लाइन है, फिल्में बनती है। फिल्में कभी देखी नहीं थी, घर में रेडियो भी होता था, सिर्फ न्यूज़ ही चलती थी या भजन चलते थे, कुछ गाने भी नहीं सुनने को मिलते थे, पता भी नहीं था कोई गाने नाम की चीज़ होती है। पर धीरे धीरे ग्रो होता था। तो होता क्या था कि मेरे ग्रैंडफादर के पास बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग आया करते थे, बड़े बड़े पंडित आया करते थे। तो भागवत, महाभारत, रामायण की कथाएं, कहानियाँ चलती थी। तो वो कहानियाँ मुझे बहुत प्रेरित करती थी। और मैं सुन सुन के मैं जब 12, 13 या 14 साल का था तो मुझे प्रैक्टिकली पूरी भागवत की कथाएं याद हो गई थी। और मेरे बाबा कई बार मुझे बोला करते थे बहुत सारे लोगों के बीच में कि नचिकेता की कहानी सुना, कि ध्रुव की कहानी सुना, कि बाल कृष्ण की कहानी सुना। तो मैं सुनाता था अपने अलग ढंग से। तो सुनाता था तो मुझे संस्कृत
या दोहे ये तो नहीं आते थे, लेकिन कथा अपने तरीके से सुनाता था। थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू किया था, 2-4 अंग्रेज़ी के शब्द भी उसमें डाल देता था, पंडितों के लिए वो बड़ी बात थी। तो मैं जैसे कहता था तो वो उनकी आंखों में जैसे कि अब मुझे याद नहीं है वो, लेकिन डाल देता था। अच्छा। तो उनसे उनकी आंखें भर आती थी। तो शायद कहीं वहाँ से मुझे कथा कहने का तरीका आया। फिर धीरे धीरे फिल्म देखना शुरू हुआ। तो फिल्म के जो सीन्स होते थे वो गली में लड़के मोहल्लों के साथ मैंने करना शुरू कर दिया। वो मेरा खेल हो गया था कि भाई 4 लड़कों को बनाया, फिल्म के 4 किरदार बनाए और चलो खेल खेलते हैं। हाँ। तो ऐसा डायरेक्शन आप करते थे? मुझे जानते ही नहीं था डायरेक्शन में क्या करता हूँ। नहीं, तो जब ये 4 बच्चे इकट्ठे होते थे तो कोई तो उनको लीड करता था कि लीड भैया में ही तुम करता ये था, बोलोगे, तुम ये लीड में ही बोलोगे। करता था। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको वाकया सुनाता हूँ कि मेरे पापा बॉम्बे आ गए थे, मैं मथुरा से बॉम्बे आया। और बॉम्बे आया तो बॉम्बे में मथुरा में तो कोई एजुकेशन थी नहीं, और फिर भी अंग्रेज़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मेरी माँ की वजह से थोड़ी बहुत, मेरी माँ क्योंकि उस ज़माने में कहते थे इंटर पास होना बड़ी बात है, वो थोड़ा सा अंग्रेज़ी में मुझे बहुत पढ़ाती थी। वो चाहती थी मैं अंग्रेज़ी सीखूं, अंग्रेज़ी पढ़ूं। तो थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, मथुरा के कंपैरिजन में, बॉम्बे के कंपैरिजन में नहीं। हाँ। तो जब मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पे चारों तरफ देखा कि खार में हम रहते थे तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सब साथ खेलते थे और सब बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करते थे। अपने को तो समझ आती नहीं थी, मन बहुत था कि कैसे भी लड़कियों से दोस्ती की जाए। तो अभी मैंने सोचा एक ही तरीका है, फिल्म में हीरो के पीछे सब पागल होती हैं। हाँ, हाँ। तो मैं कोई प्ले करूं। तो मैंने एक वैरायटी प्रोग्राम, एक प्ले वगैरह बनाया और अपने बिल्डिंग के पीछे ही एक पानी की टंकी होती है, उसको स्टेज बनाया और वहाँ पर हमने वो प्ले शुरू किया। पूरा वैरायटी प्रोग्राम था और मैंने 1 महीने की मेहनत करके बनाया और वो 4-5 घंटे चला वो प्रोग्राम। और उसमें पंडित नरेंद्र शर्मा जी भी मेरे फादर को बहुत जानते थे, वो आए थे, केशव मुखर्जी थे, ऐसे फिल्म के बहुत सारे लोग थे जो उस प्रोग्राम में थे और 4-5 घंटे तक वो रहे। जब वो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो जब प्रोग्राम के बीच में द विलेन करके मैंने एक प्ले लिखा था और उसमें एक्टिंग भी की थी। और वो प्ले का जब अनाउंसमेंट हुआ तो एक लकी करके एक अनाउंसर था, उस ज़माने का कोई कॉमेडियन था, तो उसने मुझसे पूछा इस प्ले का डायरेक्टर कौन है। अब मेरे को समझ नहीं आया डायरेक्टर कौन है, तो मैं जो डायरेक्टर का किरदार प्ले कर रहा था मेरा एक कज़न था, मैंने उसका नाम ले लिया। प्ले बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत तालियां बजाई। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब प्ले इतना अच्छा था, इतनी तालियां इस पर पड़ी, तो आपने अपना नाम क्यों नहीं दिया एज ए डायरेक्टर? हाँ। तो बोले डायरेक्टर क्या होता है? हाँ। तो बोले जो तुमने रिहर्सल तुमने की, ये तुमने किया। हाँ ये सब मैंने ही किया, यही तो डायरेक्शन है। मैंने कहा अच्छा, जो जैसा हम करते हैं ये डायरेक्शन, ये तो मैं मथुरा से करता आ रहा हूँ। मुझे जानता नहीं था डायरेक्शन क्या है, मैंने कभी लाइफ में कोई प्ले नहीं देखा था, सिवाय सिनेमा के सिवा कुछ नहीं देखा था। तो ऐसा ये मैं करता रहता था। तो वहाँ कहीं से ही वो सीटिंग हो गई फिल्म की। आपके फादर बॉम्बे किस लिए आए थे मथुरा से? मेरे फादर बॉम्बे आए थे, उनको फिल्मों में प्रोड्यूसर बनना था उनका था, और वो एस्ट्रोलॉजर भी बड़े अच्छे थे। गीता दत्त जी उनको लेके आई थी। अच्छा। गीता दत्त जी मथुरा आया करती थी, तो वो पापा को उन्होंने कहा कि बॉम्बे इनको फिल्म प्रोड्यूसर बनना है, तो चलिए पापा को लेके आए। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर पापा का मेरा फिल्म प्रोडक्शन तो शुरू हुआ नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का काम बहुत चल गया। तो सारे फिल्म लाइन के लोग उनके पास आया करते थे, जितने भी उस वक्त के बड़े लोग थे, 70s की बात है, जितने भी बड़े लोग थे सब आया ही करते थे। तो उस वजह से जब मैं बॉम्बे आया तो थोड़े बहुत फिल्म कनेक्शंस हमारे हो गए थे। तो जब आप बॉम्बे में कॉलेज गए तो वहाँ भी आप प्लेस वगैरह करते थे और इस तरह से लड़कियों को पटाते थे? मैं जब बॉम्बे आया तो बॉम्बे जब मैं स्टेशन पे उतरा था तो मुझे आज भी याद है कि सिर्फ राजेश खन्ना के पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्मी दुनिया है, यही दुनिया है, मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे अंदर से फील हुआ। जब मैं कॉलेज गया खालसा कॉलेज गया, तो खालसा कॉलेज में ड्रामा स्पोर्ट्स दोनों चीज़ें बड़े मशहूर थे। और बस अब 16, 17, 18 साल का लड़का होगा तो थोड़ा लड़कियों में तो ध्यान हो गई होगा, खासकर मथुरा में अगर कोई साथ में लड़की ना पढ़ती हो तो यहाँ तो लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी, ध्यान तो हो गई। तो मैंने बहुत कोशिश की कॉलेज में मुझे ड्रामा में पार्टिसिपेशन हो जाए।
तो वहाँ पर एक मगर मुझे कुछ मालूम नहीं था, बिकॉज मैं इतने छोटे शहर से आया था, इतने बड़े शहर का कुछ कल्चर मुझे नहीं मालूम था। ये बड़ी मुश्किल होती है छोटे शहर से बड़े शहर में आना, वहाँ का कल्चर समझना। इट इज़ नॉट ईजी। आज भी उतना ही डिफ़िकल्ट होगा, आज थोड़ा कम होगा क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबलाइज हो गया, टेलीफोन की वजह से, नेट की वजह से थोड़ा बम्बई समझ गया। और ऑल्सो हाँ, टेलीविजन मेनली केबल की वजह से। उस ज़माने में बम्बई क्या थी हमारे लिए, एक सपना था, इतना बड़ा सपना, इमेजिनेशन किसी के लिए बहुत मुश्किल है, उस ज़माने का ही बच्चा कर सकता है। तो कॉलेज में मैंने सोचा कि यहाँ भी प्ले व्ले करेंगे और कुछ लोगों को दोस्ती यारी करेंगे। हाँ। बहुत दोस्ती यारी का ही किस्सा था, कुछ नहीं। तो प्ले में मैंने पार्टिसिपेशन किया तो बोले कोई स्किट करो, तो पता नहीं कहाँ से मेरा बेवकूफ़ माइंड, कुछ मुझे नया करना होता था हमेशा। तो मैंने सोचा कि एक शब्द यूज़ करता हूँ, उस शब्द को मैं 100 तरीके से बोलता हूँ। मैंने ऐसा कुछ स्किट किया। वो स्किट इतना, लोग हंसे तो बहुत, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ाना था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको दुख हुआ बहुत? दुख वो कुछ नहीं हुआ, बस मैंने कहा भी नहीं, ये गधे हैं, इनको नहीं मालूम है। मुझे तो ऐसा मुझे उस वक्त पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस होता था। एक शायद आज भी जो यंग बच्चा आता है उसमें इतना ही कॉन्फिडेंस होता है। कुछ मुझे था, मुझे लगता था कि सारी दुनिया गधा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो जब बच्चा जो होता है, जो यंग बच्चा होता है, उसको नॉलेज कम होती है, इसलिए उसको लगता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं। जैसे जैसे वो सीखता है उसे समझ आती है कि मैं भैया, पहचानता नहीं था कि ये लोग यार इतने बड़े लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की है, वो मुझे समझ ही नहीं आती थी। तो बस वो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस की वजह से ही मैं बस होता चला गया जो भी हुआ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब आप काफ़ी क्लियर थे इस बात पे कि आपको फिल्मों में ही काम करना है, और अंदर से क्लियर था, और अंदर से, और वैसे आपके फादर ऑलरेडी, हाँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी मेरे को घर में कहने की। अच्छा, क्यों? अगेंस्ट थी फैमिली? फादर तो खुद प्रोड्यूसर हाँ, बन लेकिन रहे थे, उनको तो क्या था, प्रोडक्शन के खिलाफ नहीं थे। हाँ। उनको ये था कि फिल्म लाइन के करियर का कोई भरोसा नहीं है, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। और मैं बायोलॉजी पढ़ रहा था, साइंस पढ़ रहा था, साइंस में मुझे पढ़ने में अच्छा इंटरेस्ट था, और मुझे ये जो नई नई बातें, बहुत साइंस की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती थी, और साइंस और माइथोलॉजी दोनों को मैं तोड़ता जोड़ता था कि माइथोलॉजी में ऐसा कहा, साइंस में ऐसा कहा। आपके दादाजी ने जो कहानी आपको सुनाई थी, वो लगता है ज़िंदगी भर आपके काम आई। वो काम आती नहीं। तो घर में ये था कि यार इनको डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बन जाओ। उस ज़माने में यही था कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। लेट 70s की बात है ये। तो बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है, बाकी किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो हिम्मत ही नहीं होती थी। ये जो मैंने प्ले किया, ये जो मैंने किया, इससे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मेरे फादर को बोला कि इस लड़के को अच्छी सेंसिबिलिटी है, इसको फिल्मों में डालो। फिर एक पिक्चर आई थी द पार्टी करके, पीटर सेलर की, उसमें मैंने एक प्ले लिखा, और बुरे फंसे करके, और वो प्ले मैंने लिखा, और प्ले लिखने के बाद मैंने नरेंद्र शर्मा जी को दिखाया, और वो मैं तो मैंने कभी लाइफ में प्ले देखा ही नहीं था, सिवाय स्कूल के प्लेस को छोड़ के। स्कूल में प्ले क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता। पर वो मैंने रिवॉल्विंग स्टेज लगाई, स्क्रीन लगाई, उसमें विजुअल, उसमें ऐसा बनाया मैंने कि बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था, मराठा मंदिर था, रोड थी, टमटम जा रही है, ये सब मैंने कहा ऐसे मैं शॉट्स लूँगा और प्ले में सब लगाऊंगा, स्क्रीन पे ये चलेगा, फोटो। ऐसा अपने इमेजिनेशन से कुछ मैंने बहुत ज़बरदस्त एक प्ले लिखा, सिनेमा की तरह। मैं रिवॉल्विंग स्टेज होगी, स्टेज सेट चेंज होते रहेंगे। मैंने कब देखे थे ये? तो ओपेरा जैसे सब बड़े बड़े शोज़ होते हैं, उस तरह से मैंने सोच डाला था। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने जब वो देखा तो उन्होंने कहा यार ये तो फिल्म की स्क्रिप्ट है, तुमने तो एकदम फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली है। तुमने कभी स्क्रिप्ट लिखी है इससे पहले या पढ़ी है? मैंने कहा ना सर, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना मैंने देखी, मैंने तो एक प्ले सोच के लिखा है इसको। तो फिर उन्होंने मेरे फादर को बोला कि इसको तुम फिल्म में भेजो। तो अनिल जी, आप बातें आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी से। अच्छा, तो पहले आपने शुरू में जो असिस्ट किया वो बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस में आपने असिस्ट किया, तो पहली बार आपने जब असिस्ट किया, किसको असिस्ट किया आपने? मैंने B.R. चोपड़ा साहब को असिस्ट किया था, और उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। क्या था, उस ज़माने में साल में 100 ही फिल्में बनती थी, और मेरे मन में था कि मुझे किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में ही काम करना है। ये मैं बहुत डिटरमाइंड था
क्योंकि मैं बम्बई आने के बाद 1-2 साल में जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि यहाँ पर बड़ा ही ग्रेडेड सिस्टम है। अगर आप एक बार अपर लेवल पे गए तो आप अपर लेवल पे रह जाएंगे, नीचे से शुरू हुए तो आप साल अपर लग जाने जाएंगे में वहाँ बहुत पहुँचने मुश्किल में। लग जाएगी। आज नहीं है बल्कि ऐसा, उस ज़माने में ऐसा बहुत था। तो मुझे लगा कि मुझे किसी बड़े हाउस में ही काम करना है। तो पापा के पहचान थी बी आर चोपड़ा साहब से। तो मैंने कहा, पापा को बोला कि मुझे बी आर चोपड़ा साहब को एक कहानी सुनानी है। मैंने ये नहीं बोला मुझे असिस्टेंट बनना है, क्योंकि मुझे मालूम था मैं बोलूँगा असिस्टेंट बनना है तो ये तो अभी तो पढ़ रहा है। हाँ। अभी बोले कि बंद करो पढ़ाई सब खत्म दुकान, करो पहले पहले। पढ़ाई ख़त्म करो, ये सब फिर बाद में शुरू करेंगे। तो मैंने कहा मुझे कहानी सुनानी है। तो पापा की मुलाकात हुई होगी चोपड़ा साहब से। तो चोपड़ा साहब को उन्होंने बोला, भाई मेरा बेटा है, वो एक कहानी सुनाना चाहता है। तो चोपड़ा साहब ने सोचा, भाई चोपड़ा साहब बड़े गुणी ज्ञानी आदमी थे, बी आर चोपड़ा साहब, उन्होंने यंग लड़का है, 18 खुद साल का। जर्नलिस्ट थे, राइटर थे हाँ, खुद। तो उन्होंने सोचा 17-18 साल का लड़का है यार, कुछ हो सकता है, अच्छा नया थॉट, नई बात लाए। तो उन्होंने कहा, भाई 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने कहा हाँ 15-20 मिनट लगेंगे। पापा ने बोला हाँ। तो बोले ठीक है, परसों शाम को 6:30 ऑफिस क्लोज के टाइम पर उसको भेज दीजिएगा, मैं सुन लूँगा। अब मेरे पापा ने बोला परसों कहानी सुनानी। मेरे पास तो कोई कहानी नहीं, मैं तो ऐसी टप्पे मार दिया था। मेरा क्या था, उस ज़माने में फिल्म देख के आता था, एक नई कहानी बना देता था कि उस फिल्म के आगे की पूरी पार्ट 2 क्या होगा। पार्ट 2, हाँ। इतना मेरा माइंड इतना फास्ट चलता था। तो मैंने सोचा यार चोपड़ा साहब को कैसी कहानियाँ पसंद है, कैसी कहानियाँ पसंद है। तो मेरे जहन में कुछ कहानी का स्ट्रक्चर आया, उनकी 5-6 पिक्चर मेरे जहन में घूम गई। तो मैंने बैठ के एक स्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था तुम्हारे लिए। एक तुम्हारे लिए। वो मैंने डे नाइट बैठ के मैंने पूरी 2 दिन के अंदर पूरी स्क्रिप्ट ख़त्म कर डाली। 6:30 बजे चोपड़ा साहब के पास पहुंच गया। अब उससे पहले, चोपड़ा साहब के पास पहुंचने से पहले मैं खार में गया, एक फेयरडील होटल हुआ करता था, रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप। तो वहाँ पे सारे फिल्म के स्ट्रगलर आया करते। तो मैंने कहा यार एक चीज़ बता, 2 ही राइटर सबसे बड़े थे उन दिनों, एक सलीम जावेद साहब सबसे बड़े थे और एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका बहुत बड़ा नाम था, जो जॉनी मेरा नाम वगैरह लिखी थी। ये 2 ही राइटर थे। तो मैं गया, मैंने कहा सलीम जावेद साहब कहानी कैसे सुनाते हैं। मैं लाइफ में सलीम जावेद साहब से बहुत प्रभावित था, उनके स्क्रिप्ट से। तो मैंने कहा सलीम जावेद साहब कैसे कहानी सुनाने। तो किसी स्ट्रगलर लड़के ने मुझे बताया ऐसे सुनाते हैं, ऐसे सुनाते हैं, ऐसे सुनाते हैं, ऐसे सुनाते हैं। जो भी जहाँ से जैसे खबर ली होगी। आज के ज़माना जैसा नहीं था, उस ज़माने में लोग थोड़ा एक दूसरे के बाद बैठ जाते थे, उठ जाते थे, थोड़ा मोर ईज था उठना बैठना। तो मैंने वही पैटर्न पकड़ा। मैं गया चोपड़ा साहब के पास। तो चोपड़ा साहब के पास मैं बोला, सर पहले एक लाइन में कहानी सुनिए, जो जीवन तुम्हारे लिए जिया जाए वही प्यार है। फिल्म का टाइटल है तुम्हारे लिए। बोले पहले लाइन में कहानी आ जानी चाहिए, पहली लाइन में टाइटल आ जाना चाहिए। ये बात मैंने मंत्र सीखा कि जो जीवन तुम्हारे लिए जिया जाए वही प्यार है। फिल्म का टाइटल है तुम्हारे लिए। तो उनको ये लाइन ही बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने चोपड़ा साहब को मैंने करैक्टर सुनाए, एक एक करैक्टर का अर्थ बताया। फिर मैंने कहानी सुनाना शुरू किया। तो मैंने कहा 5 मिनट सुनाने के 10 मिनट सुनाने में डिटेल में सुनाऊँ या ख़त्म कर दूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे जरा भी फियर नहीं था। मैं 18 साल का था, मुझे जरा भी टेंशन नहीं हो रही थी कि मैं बी आर चोपड़ा को सुना रहा हूँ कहानी। और बी आर चोपड़ा के साथ उनको 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए थे, 2-3 एक्टर बैठे हुए थे, 8-10 लोग बैठे हुए थे। उनका इवनिंग हो रही थी, महफिल ख़त्म हो रही थी। उस ज़माने में महफिलें लगती थी। चलिए थोड़ी और एंटरटेनमेंट हो जाए। तो चलो ये लड़का क्या सुना रहा है सब सुन ले। तो मैं उन्होंने नहीं पूरी डिटेल सुनाओ, द वे आई वॉज नरेटिंग। विल यू बिलीव, मैंने चोपड़ा साहब को 3.5 घंटा कहानी सुनाई। कोई राइटर मुझे 3.5 घंटा नहीं सुना सकता। 10:30 बज गए रात को। मेरा 10:30 बजे ऑफिस छोड़ा उस दिन चोपड़ा साहब ने, शायद लाइफ में पहली बार। हंस के लोटपोट हो गए, हंस के लोटपोट हो गए, हंस के लोटपोट हो गए। तो बोले यार तुमने बड़ा अच्छा। मैंने कहा सर मुझे राइटर वाइटर नहीं बनना है, मैं तो आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। ये तो सब है, ये 2 दिन में सोचिए ये कहानी क्या है, आप कैसी फिल्में बनाते हैं वैसी मैंने बना दी। कुछ नहीं है कहानी वानी, कुछ नहीं है। मैंने खुद अपने मुँह से बोल दिया। चोपड़ा साहब ऐसे मुझे देखते हैं, अच्छा तुमको, हंस गए, बोले असिस्टेंट बनना है तुमको। मैंने कहा तो ठीक है, मेरी पति पत्नी शुरू हो रही है, आ जाओ। एंड ही कॉल्ड मी। एंड मैं घर आके बोला मैं तो चोपड़ा साहब का असिस्टेंट बन गया, उन्होंने मुझे बुला लिया है। तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा का रिएक्शन क्या, पापा मेरे बड़े समझदार हैं। बोले अब
उनको क्या लगता था कि यार फिल्म लाइन में डायरेक्टर वायरेक्टर असिस्टेंट का कोई करियर है नहीं। फिर मेरे फादर ने मुझे 2 बातें बोली जब मैं असिस्टेंट बनने जा रहा था। वो 2 बातें बड़ी कमाल की बातें थी। उन्होंने कहा, देख भाई, तू अर्निंग को नहीं जा रहा है, लर्निंग को जा रहा है। तो असिस्टेंट में जो पैसे मिलते हैं उसमें दिमाग मत लगाना। और दूसरी बात, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि सिर्फ काम पे ध्यान रखना। बहुत ग्लैमर होता है, बहुत लड़कियां होती है, उधर ध्यान नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तेरा इधर है तो इधर ही ध्यान रखा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जब बम्बई आया था तो बहुत इधर उधर बहुत ध्यान भटकता था, लेकिन असिस्टेंट बनने के बाद अपने आप वो कब ध्यान हट गया और कब काम में ध्यान लग गया मुझे पता ही नहीं लगा। मेरा सारी कॉन्सेंट्रेशन, सारी भटकन सिर्फ काम में चली गई। उसके बाद आपने क्या किया? चोपड़ा जी के बाद आपने फिर? चोपड़ा जी का जब मैं 2-3 पिक्चरें हुई, बर्निंग ट्रेन, इंसाफ का तराजू थी पिक्चर, जीनत अमान वगैरह, राज बब्बर और ये सब उसमें आए थे। वो पिक्चर में के बाद मैंने अपनी पिक्चर शुरू की, श्रद्धांजलि। क्या था कि मुझे 2-2.5 साल हो गए थे बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम करते हुए। मुझे बहुत जल्दी थी फिल्म डायरेक्ट करने की। मुझे था कि मुझे काम करना है, घर में बड़ा बेटा हूँ। उस ज़माने में 21-22 साल का लड़का हो तो डायरेक्टर बनता नहीं था, पर मुझे बनना था। तो मैंने ये एक दिन बैठे बैठे, जैसे मैंने कहा माइथोलॉजी कैसे मेरे जीवन में, तो सत्यवान सावित्री की कहानी मेरे दिमाग में चलती थी कि भाई सावित्री सत्यवान को वापस ले आई। पर मुझे लगता था वो दौर में शायद हो सकता था, आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। आज के दौर में सावित्री अपने पति के नाम को जिंदा रख सकती है, उसके काम को जिंदा रख सकती है। तो वहाँ से इस कहानी ने मेरे जन्म लिया और मैंने मेरी माँ को ये कहानी सुनाई। तो माँ को मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बस दूसरे दिन सुबह एक ब्रोकर थे मथुरा दास करके उस ज़माने में, उनको मैंने बोला मुझे किसी हीरोइन से मिलना है, टॉप बड़ी हीरोइन से। 3-4 उन दोनों बड़ी हीरोइन थी, रेखा जी थी, राखी जी थी, हेमा जी थी। तो राखी जी के भाई से उनका कनेक्शन था शिबू जी से। तो मैं शिबू जी के ऑफिस में गया और शिबू जी को बड़ी बड़ी बातें बोली कि ऐसी ऐसी फिल्में बड़ी ये। शिबू जी ने राखी जी से मेरा फ़ोन पे बात करा दी। राखी जी ने 2 दिन के बाद मुझे बोल दिया कि आप आइए, कहानी सुनाइए। मैं 2 दिन के बाद राखी जी के पास गया तो राखी जी ने सबसे पहले मुझे देखा तो उनको लगा ये कोई ब्लफ कर रहा है, ये कैसे डायरेक्टर हो सकता है। तो बोले आपके पास 10 मिनट है, सुनाओ। सेम किस्सा जो चोपड़ा साहब के यहाँ था सेम ही घट गया। मैंने कहानी जैसे सुनाना शुरू किया तो 15 मिनट के बाद मैं बोला पूरी सुनाऊँ आधी सुनाऊँ, तो बोले नहीं पूरे सुनाओ। उनका इंटरेस्ट आ गया तो वो 2.5-3-4 घंटा मैंने कहानी उनको सुनाई। कहानी सुना के उन्होंने कहानी ओके कर दी, बोले डन। मैंने कहा मुझे डेट तो, अच्छा कहानी सुनाने से पहले मेरा तुर्रा देखो बेवकूफ़ी का। मैंने कहा मुझे कहानी आपको उनके भाई को बोला मैं एक कंडीशन में सुनाऊंगा, अगर मुझे 40 दिन की डेट एक साथ देती हैं तो। हाँ। तो बोले कहानी इतनी अच्छी हो गई तो ज़रूर दूँगी। तो मैंने कहा इतनी अच्छी होगी। इस बात पे अपॉइंटमेंट मिला था कि कोई किस में ऐसे कैसे गट्स हो सकते हैं एक्टर को ये बात करने के। तो मैं गया तो सुना दी तो उन्होंने कहा ओके। ये बात 18 अप्रैल 1980 की। तो उन्होंने कहा भाई 14 जुलाई को आप से डेटें ले लीजिए। उनकी कोई नई एक फिल्म की शूटिंग कैंसिल हुई थी, अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म थी, वो शेड्यूल आगे गया था। उनके पास बीच में 1-1.5-2 महीने खाली थे। तो उनका ये ले लीजिए, बिजी तो बहुत थी। मैंने कहा डन। बोले पैसे, बोले एक्स पैसे, साइनिंग, बोले वाई साइनिंग। तो मैं मेरी मौसी जी से 1001 रुपया उधार लेके गया था लिफाफे में। घर वालों को बताया नहीं था कि मैं राखी जी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, और पता लगा तो अगर नहीं हाँ हुआ तो मजाक और बनेगा सब लोगों के बीच में। तो मैं लेके गया, मैंने वो लिफाफा उनके हाथ में रखा। बोले ये क्या है? मैंने कहा ऐसी टोकन है। तो एकदम शॉक्ड हो गई, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैडम ऐसा है, देखो मेरे पास पैसे हैं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं घर वालों को भी नहीं मालूम है मैं आया हूँ, क्योंकि और लेकिन ये भी मैं अपने कहीं से लेके आया हूँ ये पैसे, और आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो साइनिंग है शूटिंग से पहले आपको दे दूँगा, ये कमिटमेंट। तो ऐसे मैंने कहा देखिए मैडम, आपकी स्टेक क्या है? आपका स्टेक है आपके 40 दिन, वो भी आपके कहीं ना कहीं चले जाएंगे। मेरा स्टेक है मेरा कैरियर, सो माई स्टेक इज़ मोर हायर देन यू। योर्स। तो ऐसा मेरे को देखती है। मैंने ऐसा उनकी आंखों में आंखें डाल के इतने कॉन्फिडेंस से बोला, उन्होंने लिफाफा ले लिया। तो मैंने कहा मैं आपको दे दूँगा। तो बस
फिर घर में बताया, घर वाले बहुत खुश हुए। पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि 40 दिन के 15 दिन के अंदर 40 दिन का शेड्यूल करें, 10-15 लाख रुपए, ठीक है थे, लेकिन ऐसा नहीं था। पर माय फादर वाज वेरी, बहुत ज़बरदस्त इंसान है, और उन्होंने एक शिकन भी नहीं आने दी कि करेंगे ये शेड्यूल। बस 4 दिन के बाद राखी जी का फ़ोन आया कि मेरे को, मैं जा रही हूँ आउटडोर, मुझे कपड़े बनाने हैं, तो फटाफट मेरे को 18-20 हज़ार रुपया भेजो कपड़े बनाने। फिर पापा ने मैनेज करके वो भेज दिया। वो राखी जी के पास जो 18-20 हज़ार जो कपड़े के लिए आए, उनकी ड्रेस, उनको लगा कि ये पिक्चर अभी बन रही है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी से। तो अनिल जी, श्रद्धांजलि के बाद तो आपका करियर टेक ऑफ कर गया। आपने बहुत ही सक्सेसफुल फिल्में बनाई, से 6-7 सक्सेसफुल फिल्म बनाई एक के बाद एक, 7 सक्सेसफुल फिल्म बनाई आपने उसके बाद। तो ये दौर, मतलब किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है, और आप तो बिल्कुल यंग थे उस वक्त, बहुत अर्ली एज में आपने डायरेक्शन की। तो उस दौर में आपको इसका क्या असर हुआ? असर कुछ नहीं हुआ। आई वॉज रियली एन्जॉइंग दैट सक्सेस, एंड मुझे लग रहा था कि कुछ आगे और कुछ आगे और कुछ आगे करना है। मेरी जो थिंकिंग थी, मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि कुछ हमेशा बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग रही। मैं हमेशा बहुत आगे और आगे आने वाली दुनिया के बारे में देख रहा था। तो फिर जब मेरी 6-7 फिल्में सक्सेसफुल हो गई थी, तो मैंने सोचा यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ा स्टूडियो बनाते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो जैसा स्टूडियो। तो उसके लिए मैं यहाँ से अमेरिका गया, लंदन गया, टोक्यो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। 3-4 साल के लिए डायरेक्शन जरा छोड़ दिया मैंने। क्योंकि बहुत यंग था, शादी भी नहीं हुई थी, और सपने बहुत बड़े थे। सपने कभी छोटे देखे नहीं। फिल्में भी यूनिवर्सल स्टूडियो बनाना चाहते थे इंडिया में, इस तरह का कुछ करना चाहता था। मुझे लगा फिल्म लाइन में इतना क्रेज़ है, फिल्म लाइन का इतना क्रेज़ है इस देश में, और फिल्म बनाने की इतनी बड़ी सुविधा होनी चाहिए। तो मैं लगा हुआ था करने के लिए। लेकिन समहाउ ज़िंदगी में कभी कभी तो आदमी असफल होता है ना। 6-7 फिल्में भगवान ने अगर सफल दे दी तो लाइफ में कहीं तो असफलता देनी थी। तो मेरा एक बहुत बड़ा फाइंड अमेरिका में हो रहा था, और मगर वो फंड फिजल आउट हो गया। मैंने पूरा स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाया, इतना बड़ा 5 वॉल्यूम्स की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। उन दिनों में कोई नेट तो होता नहीं था, हर जगह जाना पड़ता था, आना पड़ता था, खुद से सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो वो सब मैंने किया। उससे मुझे नॉलेज तो काफ़ी आई सारी दुनिया की, मगर समहाउ मेरा प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कहा चलो लौट के बुद्धू घर को आए, फिर से डायरेक्शन चालू कर दिया। तो इतने बड़े गैप के बाद वापस एक फिल्म बनाना, कोई तकलीफ़ें आई? नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं आई। इनफैक्ट सब लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब पिक्चर शुरू करूँ। रोज़ मुझे लोग बोलते थे पिक्चर क्यों नहीं शुरू करते। तो देन आई स्टार्टेड। उन दिनों में गोविंदा बहुत बड़ा स्टार था, मनीषा कोइराला काफ़ी बड़ी थी, नदीम श्रवण काफ़ी बड़े थे। उनके संग मैंने पिक्चर शुरू की। उस फिल्म का नाम था महाराजा। मगर वो महाराजा उतनी नहीं चल पाई जितनी चलनी चाहिए थी, समहाउ नहीं हो पाया। तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि भाई एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, ज़रूर। चूँकि मैं 4-5 साल डायरेक्शन ने की, इधर मेरे प्रोडक्शन में 2-3 पिक्चरें बनी, मेरी गैरहाजिरी में बनी। वो पिक्चरें, गैरहाजिरी मतलब मैंने उसमें तवज्जो नहीं दिया, आता था जाता था। वो पिक्चरें इतनी सफल नहीं हो पाई, उनमें भी थोड़े बहुत नुकसान हुए। ऊपर से महाराजा में भी इतना नहीं हुआ। तो मुझे पैसे का काफ़ी नुकसान हो गया, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो एक शख्स मुझे उन दिनों नए कोई टेलीविज़न कंपनी आई थी, तो उनके कोई मालिक थे, वो मुझे साइन करने आ रहे थे। उनके संग मेरा डिस्कस हो गया, प्राइस भी डिस्कस हो गया। दूसरे दिन उन्होंने कहा भाई 25 लाख रुपया मैं आपको कल ला के दे देता हूँ चेक। मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसे की। तो दूसरे दिन वो सज्जन मेरे पास आए नहीं। तो मैं शॉक्ड हो गया, यार आए नहीं, क्यों नहीं आए। 2-3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद उनका फ़ोन आता है, बोले चलिए सर आप खंडाला चलते हैं। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा इससे मुझे पूछना है। तो खंडाला वो मुझे लेके गए, उनका बड़ा आलीशान बंगले में बैठे। शाम को बोलते एक ड्रिंक लेते हो? सर मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा आज ज़रूर पीऊँगा, क्योंकि मेरे मन में सवाल था, कभी कभी रियली पीता हूँ। तो एक ड्रिंक उनसे लगाया। तो एक ड्रिंक लगाते तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मैं उस दिन चेक लेके आया था और आपको दिया क्यों नहीं। देखो चेक आज भी मेरे पास बना हुआ रेडी है, जेब से निकाला ले बाबा, लेकिन दिया क्यों नहीं?
क्योंकि मैं जब आपको चेक देने आ रहा था तो मेरे टेलीविज़न में कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो किसी एक बंदे को मैंने पूछा मैं आज अनिल शर्मा को साइन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। बोले लेकिन अरे अनिल शर्मा वो तो पुराने ज़माने के डायरेक्टर है, धर्मेंद्र के साथ पिक्चर बनाया करते थे। बोले मैं एकदम शॉक्ड हो गया, उनसे ज़्यादा सुनकर ये मैं शॉक्ड हो गया। यार मैं तो अभी 35-36 साल का भी नहीं हुआ और मैं पुराने ज़माने का डायरेक्टर हो गया, क्योंकि आई स्टार्टेड अर्ली एट द एज ऑफ 21। मैंने कहा ये क्या इंडस्ट्री। तो मैंने कहा सर ये अब आप लिफाफा अपने पास ही रखिए, अब जब नए ज़माने का डायरेक्टर बन के ही आपको मिलूँगा। और दैट मैं आ रहा था गाड़ी में और मैंने कहा भाई साहब अभी तो स्टेडियम में आपको एकदम दीवार पे लग गए हो, अब आपको सिक्सर मारना पड़ेगा, वो भी ऐसा जो स्टेडियम से बाहर जाए तो ही लोगों को समझ आएगा, ये नया पुराना ज़माना समझ नहीं आता है। देन भगवान ने मेरे को गदर दे दी और फिर गदर ने तो एक इतिहास रच ही दिया, गदर ही हो गया बिल्कुल। हाँ। अच्छा, गदर का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? मतलब ये सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? काफ़ी रिस्की सब्जेक्ट था। गदर का क्या हुआ जी, जब मैं महाराजा के बाद स्क्रिप्ट डिस्क में लगा हुआ था, महाराजा के दौरान ही की बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं दिनों की बात है ये। तो मैं कश्मीर करके एक पिक्चर बना रहा था। तो कश्मीर करके मैंने, ये भी मेरी ज़िंदगी का, गदर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैंने गदर ने मुझसे एक चीज़ छीनी भी है। गदर ने मुझसे क्या छीना कि जब मैं कश्मीर बना रहा था पिक्चर, तो कश्मीर पिक्चर की एक स्क्रिप्ट जो मैंने बनाई तो उसमें दिलीप साहब का एक किरदार था। तो मैं दिलीप साहब के पास कहानी सुनाने गया था। तो दिलीप साहब ने मेरी वो कहानी पहली बार में ही ओके कर दी और खुद इनेक्ट करके दिखाया। वो पंडितों का पलायन हुआ था, उस पर वो कहानी में बना रहा था और उसमें धर्म जी भी थे, धर्म जी की संग तो मैं काम करता ही था और भी 2-3 यंग एक्टर थे। तो ऐसा करके बहुत ही कमाल का सेटअप था और पहली हसरत थी दिलीप कुमार के साथ काम का, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हसरत थी। उस स्क्रिप्ट में मुझे सेकंड हाफ में एक सब प्लॉट चाहिए था, कश्मीरी लड़का और उस अपोजिट कश्मीर के की लड़की। जब वो सब प्लेट में ढूंढ रहा था तो मैं अचानक शक्तिमान जी मेरे जो राइटर थे वो दूसरे दिन आए और मुझे बोलते हैं कि एक ऐसी रियल घटना घटी है बूटा सिंह की। तो बूटा सिंह की कहानी तो मैंने फ्रीडम मिडनाइट में पढ़ी थी, तो मुझे एकदम वो कहानी स्ट्राइक हुई। उन्होंने, मैंने कहा सुनाइए जरा एक बार मुझे याद कराइए। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। एक 55 साल का एक बुढ़ा था, उसने एक लड़की, पाकिस्तानी लड़की से पार्टीशन में शादी कर ली, लेकिन चूंकि वो शादियां वैलिड नहीं होती थी, वो लड़की उधर चली गई और ये लड़का अपनी बच्ची को लेकर उधर जाता है और ये मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। ऐसी मुझे ये कहानी सुनते ही मैं अपने कमरे में ऐसे घूमने लगा। मैंने शक्ति जी को बोला, शक्ति जी कश्मीर ड्रॉप करें क्या? बोले क्या हो गया, सब एक्टर फाइनल हो गए, सब कुछ हो गया, क्यों? मैंने कहा सर रामायण बनाते हैं। बोले रामायण कहाँ से आ गई अचानक? मैंने कहा सर ऐसा है, ये जो बूटा सिंह की कहानी भूल जाइए, हम कहानी बनाते हैं कि लव कुश बोल रहे हैं अपने बाप को कि मेरी माँ लंका से वापस ले आओ, और लंका उस वक्त हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान से बेटर हो नहीं सकती थी। मैंने कहा ये कहानी इतनी बड़ी हिट होगी कि हिंदुस्तान की टाइटैनिक हो गई, लोग भूल जाएंगे, दूसरी शोले होगी इस देश की। मैंने उनको ये डायलॉग बोला कि दूसरी शोले होगी इस देश की और टाइटैनिक को लोग भूल जाएंगे। और क्यों हिट होगी? क्योंकि रामायण हर दिल में, हर घर में, लोगों को पता नहीं लगेगा वो क्या देख रहे हैं, लेकिन देखते ही उनको लगेगा कुछ ऐसी चीज़ है जिसके वो आत्मा से कनेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ बात तो आपकी राइट है। मैंने कहा ये बनाते हैं। मैंने कहा लाइफ का एक अफसोस रह जाएगा दिलीप साहब, आगे पिक्चर ये थोड़ी था कश्मीर बाद में मैंने कश्मीर बाद में बनाएंगे, ये इसको बाद में, पहले इसको ले लेते हैं। तो बस दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। गदर इतनी बड़ी हिट हो गई, मैं कश्मीर बना नहीं सका। वो दिलीप साहब, गदर ने इतना सब कुछ दे दिया, 100 साल बाद भी गदर लोगों को याद रहेगी, लेकिन एक ही है कि दिलीप साहब के साथ काम नहीं कर सका। लेकिन धर्म जी के साथ आप बहुत क्लोज रहे उनके, और काफ़ी फिल्में आपने उनके साथ की, साथ साथ उनके बेटों के साथ भी आपने फिल्में की। तो ये एक क्लोजनेस, एक रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुआ? कुछ एक खास बात है, कोई कहानी है इसके पीछे? बहुत सारी कहानियाँ हैं। धर्म जी के साथ तो रिश्ता मेरा बर्निंग ट्रेन से शुरू हो गया था। मुझे आज भी याद है धर्म जी को जब मैंने पहली बार देखा था। धर्मेंद्र का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और मथुरा में मेरा स्कूल मास्टर मुझे हमेशा कहते थे कि उन दिनों राजेश खन्ना का टाइम था, मैं बड़े बड़े बाल रखता था। बोले अगर तुमको फैशन ही करना है तो धर्मेंद्र जैसा करो जो क्रू बाल रखते हैं। तो धर्म जी का मैं बहुत, मेरा गांव मेरा देश, शोले, ये सब पिक्चरें मतलब दीवाना कर दिया था धर्म जी ने मुझे। हर पिक्चर उनकी कमाल लगती थी। तो मुझे याद है बर्निंग ट्रेन का पहला दिन
धर्म जी आज आने वाले हैं, आर के स्टूडियो में है। तो ऊपर एक आर के स्टूडियो में फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है जहाँ राज कपूर साहब रहते थे, वो धर्म जी का कमरा था। तो वो कमरे में मैं धर्म जी के कपड़े वपड़े लगा रहा था ड्रेसमैन के साथ, कभी आएंगे ये वो सब सेट कर दूं। तो तभी धर्म जी की वैन दाखिल हुई और एक सरसराहट सी धर्मेंद्र आ गया, ऐसी एक सरसराहट सी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एंड तक पहुंच गई, जैसे कि बात हवाएं लेके चली जाती है। और मैं वहाँ से भागते भागते बेताशा भागा, एक सांस में भागा, जैसे कोई ओलंपिक की रेस में भागता हो बंदा, भागते भागते सीढ़ी से चलते थे, एक सांस में आके ऐसे खड़ा हो गया कि धर्म जी को देखूं। तो मैं क्या देखता हूँ, सारा स्टूडियो के जितने भी लोग हैं वो धर्म जी की वैन के आगे खड़े हुए हैं, एक घेरा लगा के, सब 50 फीट की दूरी पर है। वहाँ आर के स्टूडियो के सामने काफ़ी एक बड़ी सी एक जगह है, तो चारों तरफ ऐसे खड़े हुए हैं और चोपड़ा साहब वॉक करते हुए उनके पास जा रहे हैं, चोपड़ा साहब और रवि, और धर्म जी की ऐसे हल्के से वो वैन खुल रही है, धर्म जी बैठे हैं, हेमा जी बैठे हैं, और ये मेरा पहला विजुअल था। और मैंने देखा यार ये क्या ग्रीक गॉड जैसा आदमी है, रियली इज़ अ ग्रीक गॉड। मैंने उन्हें एयरपोर्ट पे पहली बार देखा था, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, एंड मैंने सोचा कोई फॉरेनर है एक्चुअली, यू नो, ही डजंट लुक इंडियन एट ऑल। तो इतना मैं वो कभी भूल नहीं सकता धर्म जी को। तो धर्म जी के साथ तो लाइफ में बहुत सारे किस्से घटे हैं। हुकूमत की शूटिंग पे मैं गया था, और जब मैं शूटिंग कर रहा था नैनीताल में, तो जो हमारा फाइनेंसर थे, वो फाइनेंसर का कोई प्रॉब्लम हो गया, पैसे नहीं थे हमारे पास, और 40-50 दिन की शूटिंग थी। अब पैसे तुरंत अरेंज करने में टाइम लगेगा, और जो फाइनेंसर के यहाँ कोई रेड पड़ गई, वो हिंदुस्तान छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा भाई फर्दर मैं पैसे नहीं दे सकूँगा, अब आप बीच शूटिंग में क्या करें। तो अब इतनी परेशानी, 2-4-5 दिन तक शूटिंग, धर्म जी ने ऑब्जर्व किया कुछ इशू है, मैं गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है। उनके पास 2.5 लाख रुपये पड़ा था, बोले ये रख ले, शूटिंग कर। उस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती थी। अच्छा ये बताइए कि आप बहुत रोमांटिक किस्म के इंसान लगते हैं मुझे, जैसे आपने कहा कि आप बॉम्बे आए और लड़कियां, तो आपका रोमांस के बारे में आपने बिल्कुल बात नहीं की मुझसे। रोमांस तो देखिए अब फिल्म लाइन है, और वैसे भी कलाकार लोग थोड़े से रोमांटिक होते ही हैं। तो बस थोड़ा बहुत होता रहा है, और बहुत सारी कहानियाँ घटी हैं। अब उन कहानियों को यहाँ क्या बोलूँ, लेकिन अब फाइनली मेरा रोमांस मेरी पत्नी से ही हुआ है, और वही मेरा जो एक 25 साल होने को आए हैं, और वही एक रिश्ता है जो मेरा सबसे बढ़िया चल रहा है। और मुझे फाइनली इतनी सब जगह होने के बाद ऐसा नहीं था कि जिस लड़की के संग भी मेरा कनेक्शन हुआ, एवरी गर्ल वॉज नाइस, आज तक भी मेरे कनेक्शन में है। लेकिन अल्टीमेटली एक जगह होती है आदमी को रुकने के लिए, और जहाँ मैं रुक गया, और जहाँ मैं बहुत सही जगह रुका हूँ, या मैं कहूँ कि सही जगह मुझे रोक लिया गया है, और एक जगह रुक जाए आदमी तो बहुत अच्छा होता है। रोमांस के बारे में मेरा यही कहना, नहीं तो ये तो समुंदर है, बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा, बहते ही रहेगा। और फिल्म लाइन में रोज़ नई हीरोइन, रोज़ नई फिल्में, कितना बहेगा, टेम्पटेशन बहुत है। इस नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा, और आज हम बात कर रहे हैं अनिल शर्मा जी से। तो अनिल जी, एक सवाल मना शो के शुरू से ही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप देखने में कुछ अच्छे खासे हैं, आपने प्लेज में एक्ट भी किया साथ साथ, तो आपने कभी एक्टर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए क्या है कि हर आदमी जो फिल्म लाइन में आता है एक्टर बनने की सोचता है। मेरे भी मन में कभी विचार आया था, लेकिन फिर जब मैंने अपने आप को देखा और अपना आंकलन किया, ये बात मैं आज के यूथ से भी कहना चाहता हूँ, तो मुझे लगा कि यार मैं एक्टर, उस ज़माने में क्या था, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ये सब बड़े बड़े स्टार्स थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक्टर बन भी गया तो उस ग्रेड तक शायद पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, उससे कहीं छोटा सा, थोड़ा सा नीचे रह जाऊँगा। तो मुझे लगा मैं अपना आंकलन किया कि मैं शायद एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर शायद ज़्यादा बेटर हो सकता हूँ, वहाँ कोई अच्छी पोजीशन पा सकता हूँ, पहले 5, 7, 8, 10 डायरेक्टरों में हो सकता हूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो डायरेक्टर्स थे, राज कपूर साहब, मनमोहन देसाई साहब, रमेश सिप्पी साहब, विजय आनंद साहब, ये इन मनोज कुमार साहब, ये सब कहीं मुझे हमेशा दिखते रहते थे। तो मैं सोचता था कि मैं कोशिश करूँगा तो कहीं इनके आसपास शायद आ जाऊँ,
या इन जैसा मैं बन जाऊं। हाँ। और एक्टर शायद मैं उतना वहाँ तक ना पहुँच सकूं, मेरी क्षमता एज एन एक्टर शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एज ए डायरेक्टर है। सो आई सेलेक्टेड दिस। और एक्टर तो जिस दिन बनना है बन जाएंगे, अब क्या है। 2003 में आपने एक फिल्म बनाई द हीरो, जो कि उस वक्त की बॉलीवुड की सबसे हाई बजट की फिल्म थी, जिसमें कि आपने प्रियंका चोपड़ा जी को ब्रेक भी दिया। उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, द हीरो, ये मेरी बड़ी ही एम्बिशियस गदर के बाद फिल्म थी। बड़ी ही हाईटेक फिल्म थी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में ये फिल्म थी। ये फिल्म में पहली बार मैंने फॉरेन टेक्नीशियंस के साथ काम किया था। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खास बात थी, हमने जुम्फ्रो में शूटिंग की थी क्रिसमस के दिनों में। जुम्फ्रो जो कि सबसे हाइट पे जहाँ पे ट्रेन जाती है और वो भी क्रिसमस के दिनों में की थी। अगर दुनिया भर के जितने भी गोरे हैं उनकी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ा ख्वाब है कि लाइफ में एक छुट्टी क्रिसमस पे ज़रूर गुजारें। तो उस दौर में हमने वहाँ शूटिंग की थी एंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर। एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग, वेरी एक्साइटिंग फिल्म टू बी शॉट। प्रीति जिंटा के साथ काम किया था और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लोगों को फिल्म भी बहुत पसंद आई। बट इतने हाई बजट की वो फिल्म बन गई थी, तो क्या कमर्शियल सक्सेस थी इन टर्म्स ऑफ? काफ़ी इट डिड वेरी वेल। अच्छा, आप खुद राइटर हैं, लेकिन आपने एक फिल्म बनाई सलमान खान के साथ, जिसमें कि स्क्रिप्ट शायद सलमान खान की थी। हाँ, सलमान खान साहब की वो एक स्क्रिप्ट थी जो 20 साल से उसको बनाना चाहते थे। हाँ, वीर या तो उस पे आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ काम किया खुद, या जैसी थी वैसी? नहीं, जैसी तो नहीं थी। सलमान खान साहब ने स्क्रिप्ट लिखी थी, फिर मैंने एक राइटरों की टीम इन्वॉल्व की। उन्होंने कहा भाई अब इसको जैसा मोड़ना तोड़ना चाहे मोड़ तोड़ दें। सलमान खान साहब इन्वॉल्व रहते थे क्योंकि उनको एज ए राइटर अपने आप को स्थापित करने की बड़ी ख्वाहिश है। तो वो करते हैं। हमें हमेशा कुछ ऐसा शौक होता है जो हम नहीं करते, है ना। अगर हम एक्टर हैं तो हम राइटर बनना चाहते हैं, अगर हम राइटर हैं तो हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही होता है लाइफ में। अच्छा, मैं डायरेक्टर हूँ, एक्टर नहीं बनना चाहता। आप चाहती है मैं बनूँ? चलिए, आप आज भी, अब तो टाइम ऐसा आ गया है कि किसी एज में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो चलते हैं आपकी फैमिली की तरफ। आपकी वाइफ सुमन, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा गाती हैं जी। तो वो प्रोफेशनली क्यों नहीं गाती? मैंने उनको बहुत दफ़े बोला, मगर वो क्या है कि उनका ध्यान पूरी तरह बच्चों में ही रहा। मेरे दोनों बच्चे उत्कर्ष और कैरविना, वो बस उनको स्कूल लाना, उनको स्कूल ले जाना, उनको पढ़ाना, उसमें ही उनको समय नहीं मिलता। तो वो बस जब तक बच्चे, अब तो बच्चे दोनों थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मैंने फिर भी बोलता हूँ अब शायद आगे की मेरी फिल्मों में कुछ गाएं। तो आपके बेटे ने तो गदर में एक चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था, तो तभी से उनकी जर्नी शुरू हो गई थी। तो ये बताइए कि उस उम्र में आपने उन्हें गाइड किया कि बेटा एक्टर बनो, या इनकरेज किया, या उसको खुद से ही शौक था? नहीं, वो तो बिल्कुल मेरा बेटा क्या पढ़ने में बहुत तेज़ है। उस वक्त तो 5 साल का ही था, पहली क्लास में पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी 5वीं में भी बड़ा फोकस था वो। तो वो तो बिल्कुल मना कर रहा था। मेरी वाइफ ने भी मना किया, बोले हमसे भाई 100 दिन शूटिंग में ना जाया जाएगा और ये वो सब नहीं होगा। और कल इसने अच्छा नहीं किया तो सब वो लोग आपको ब्लेम करेंगे कि अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए कर दिया। और रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर में जीते का जो किरदार था बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मुझे कोई बच्चा मिल नहीं रहा था, शूटिंग नज़दीक आ गई थी। सारे लोग मुझे बोलते थे कि उत्कर्ष को ले लो, उत्कर्ष को ले लो। उत्कर्ष के उस वक्त घुंघराले बाल थे, मुंडन भी हुआ नहीं था, तो लोग उसको कृष्ण जैसा कहते थे। बड़ा ही खूबसूरत था वो, गदर में देखा ही सबने। अमीषा पटेल स्पेशली मुझे रोज़ बोलती थी कि आप मुझे, मेरा जीते तो यही बनेगा, मेरा जीते यही बनेगा। वो रोज़ मेरे पास आया करती थी अपने वर्कशॉप के लिए। तो फिर मैंने फाइनली वाइफ को बोला, मैंने कहा भाई अभी आप इसको, मैं उत्कर्ष को ही ले रहा हूँ। फिर वाइफ ने उत्कर्ष को समझाया कि बेटा पापा नीड्स यू। वो इतना ज़िम्मेदार था उस वक्त भी कि वो फिर मेरे पास आता है, ओके पापा आप कहते हैं तो आई विल डू इट। फिर मैंने कहा अच्छा चल तू कुछ सीन करके बता। तो उसको माँ को बता दिया, मैंने कहा इसको 2 मिनट ज़रा सीन करा के मुझे कल देखूँगा। और एक कृष्णा डांस मास्टर है, उसको बोला इसको थोड़ा सा रिहर्सल करा दे गाने का, दोनों कल देखूँगा, आज जरा करा दे। दूसरे दिन आया सुबह प्लीज़ बात मत करिए, बहुत डिस्टर्ब होता है। सॉरी भाई, ये दोनों कर रहे हैं पीछे कैमरा के। एक बार 2 बार 3 बार मैंने इग्नोर मारा, बट इट्स कंटिन्यूअस। सॉरी, यहाँ से फिर से शुरू कर दीजिए। तो कृष्णा सर को बोला, दूसरे दिन वो आए और
आके उसने मेरे को परफॉर्म करके दिखा दिया। इट वाज सो नेचुरल। क्या है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे कई बार माएँ उनको सिखा के भेजती हैं, बहुत एक्टिंग टाइम बच्चे एक्टिंग करते हैं, क्योंकि इसको एक्टिंग का कोई शौक ही नहीं था, एक्टिंग का कोई तजुर्बा ही नहीं था, इसने बहुत नेचुरल किया, वो नेचुरलिटी ही गदर में हुई। तो अब उसके बाद उसको धीरे धीरे घर का माहौल, एटमॉस्फेयर, शौक पैदा हो गया, शौक बचपन से उसको फिल्म बनाता था, छोटी छोटी फिल्में बनाता था, मोबाइल से फिल्में बनाना शुरू कर दिया, एक वीडियो कैमरा था, भाई बहन दोनों मिलके फिल्में बनाते थे। तो करते करते फिर वो 12th में आया तो पढ़ने में तो अच्छा था, तो फिर हमने, जैसा मेरे पिता ने सोचा मुझे डॉक्टर बनाना है, मेरी माँ ने सोचा, मैं सोचता था इंजीनियर बन जाए, पढ़ाई और मैथ में इतना अच्छा है, साइंस में इतना अच्छा है, तो फिर उसने बोला नहीं मुझे तो सिनेमा में ही जाना है। देन वी सेंड हिम टू चैपमैन यूनिवर्सिटी ऑरेंज काउंटी, वहाँ हमने भेजा और वहाँ से अभी 4 साल का कोर्स किया उसने और वापस आया इंडिया, जिसमें कि उसने सब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग सीखे, सब कुछ सीखा, डिजाइनिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, देन लीड ट्रांसफर भी किया। लेकिन अब आप उसको एक्टर बनाना अब मैं उसको जीनियस फिल्म में एज ए एक्टर उसको लॉन्च करने जा रहा हूँ। आपकी बेटी म्यूजिक में है, तो वाइफ ने नहीं किया, लेकिन बेटी शायद वो सपना पूरा कर रही है। हाँ, बेटिया कैरविना वो अभी LA में है, शी इज़ डूइंग पॉप सिंगिंग का कोर्स कर रही है। अब वो बच्ची देखिए, उसको पता नहीं बचपन से अंग्रेज़ी गाने का इतना शौक है, आजकल चाहे सभी बच्चों को है, और वो वहाँ गई है और वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज ऑफ अमेरिका LA में, LA कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में उसने अपना वीडियो करके भेजा मोबाइल से अपने घर में ही बेडरूम में, और वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उसने बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर हम बोरिया बिस्तर बांध के अमेरिका गए, उसको वहाँ एडमिशन कराया। हाँ, ये बताइए कि आप लेखक भी हैं, आपने स्क्रिप्टें लिखी हैं, आप कविता भी लिखते हैं जी, तो आपने कभी गाने नहीं लिखे अपनी फिल्म के? गाने नहीं लिखे मैंने कभी। मुझे लगता है कि जो लिरिक राइटर जिनके साथ मैंने काम किया, आनंद बख्शी साहब हो या हसरत जयपुरी हो या अनजान साहब हो, वो मेरे से बेटर राइटर थे लिरिक में। मैं उनके संग काम करना चाहता हूँ। फिल्म क्या है, बड़ा स्पेशलाइज जॉब है। सिर्फ स्वांते सुखाए के लिए कोई कविता मुझे अच्छी लगे और मेरी फिल्म में कभी आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जाको काम ताई है साजे, कि अगर आनंद बख्शी साहब जितना अच्छा लिख सकते थे उतना मैं तो नहीं लिख सकता, तो वो काम उनको ही देना चाहिए। तो चलिए, गाने ना सही, कुछ पंक्तियाँ अपनी किसी कविता की ही सुना दीजिए हमें। कविता की पंक्ति 2 लाइनें हैं। मैं हमेशा अपने जीवन में इसको बहुत सोचता हूँ कि जो फिल्में बनाता हूँ, लाइफ में जो भी चीज़ है उसके, ये हमेशा अपने आप को इन 2 लाइनों को मैं अपने जो भी क्रिएटिव जो चीज़ है उससे मैं हमेशा एसोसिएट करता हूँ कि क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो हम क्या करते, करता तो सब हालात है आपके जीवन में। बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी रैपिड फायर पे। जी। फेवरेट मौसम आपका? सर्दी। कौन सी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चलिए, कौन सी चीज़ बहुत पसंद है? सच्चाई। गुड। अगर आप एक्टर होते तो किस तरह के रोल करते? मैं एक्टर होता तो हर तरह के रोल करता। एक्टर को तो हर तरह के रोल करने चाहिए। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? लॉन्ग ड्राइव पे अगर मुझे जाना हो तो मैं USA में जाऊंगा और कैलिफोर्निया से लेकर न्यूयॉर्क तक चला जाऊंगा। वंडरफुल। अगर डायरेक्टर ना होते तो क्या होते? डायरेक्टर ना होता तो मैं डॉक्टर होता। ओके। कौन सा खेल पसंद करते हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, दोनों। कितने घंटे सोते हैं रात को? 8 घंटे, 7 घंटे। आप सोते हैं 7-8 घंटे? 7-8 घंटे। लकी, बहुत लकी हैं आप। आपका फेवरेट और आइडियल डायरेक्टर हॉलीवुड में? मैं अभी आपको दोनों में बता देता हूँ। मुझे हिंदुस्तान में जो सबसे डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम अगर मुझे लेना हो तो राज कपूर। और हॉलीवुड में अगर मुझे एक नाम लेना हो तो ऑर्सन वेल्स, जिन्होंने ये बनाई थी सिटीजन केन। गुड चॉइस। जब बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? मैं बहुत खुश होता हूँ
तो फैमिली के साथ बहुत बैठना पसंद करता हूँ। ओके, वंडरफुल। और जब फैमिली के साथ बैठता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, यहाँ हमारी रैपिड फायर ख़त्म होती है। अनिल जी, अब आपको थोड़ी सी तकलीफ़ करनी पड़ेगी और यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हमने एक प्यारी सी फोटोग्राफ यहाँ लगा दी है, उस पर आप हमें एक ऑटोग्राफ देंगे और साथ साथ कुछ लाइनें हमारे शो के बारे में। अरे वाह, यहाँ फ़ोटो भी खींच डाली, बड़ी अच्छी फ़ोटो खींच डाली।